मैं करीब 30 मिनट तक चलता रहा और अपने टॉवर के पास ही था जब मैंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक साफ सुथरा रास्ता निकल रहा है। थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे याद नहीं कि ये रास्ता मैंने नक्शे में देखा था। मुझे लगा कि जिस सड़क पर मैं चल रहा था वहां से तो कोई रास्ता नहीं मुड़ता। मैंने सोचा कि शायद सुबह ध्यान नहीं गया होगा और तय किया कि कल जाकर देखूंगा। फिर मैं सीधा अपने टॉवर लौट आया। टॉवर पहुंचकर मैं डेस्क पर बैठ गया और बस नियमों की लिस्ट को ही देखता रहा। मैंने अभी तक आदित्य से इन नियमों के बारे में कुछ नहीं पूछा था और जब तक कुछ और अजीब नहीं होता मैं पूछना भी नहीं चाहता था। आज रात वैसे कुछ अजीब नहीं हुआ। सिर्फ एक खाली कैंप साइट मिली थी। नियम के मुताबिक कोई औरत की चीख वगैरह भी नहीं सुनाई दी। अब मुझे यहाँ बैठे हुए और नियम पढ़ते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तभी मेरा मेन रेडियो ऑन होता है। अरे ओजस, मैंने उस कैंपर से बात कर ली है, आदिति ने कहा। वो कह रहा था कि वो बस पेड़ों के पास टॉयलेट के लिए गया था और उसे पता ही नहीं था कि यहाँ कैंपिंग की इजाज़त नहीं है। जब तुम साइट पर गए थे शायद तभी वो उसी काम में लगा था। अब मैं उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने जा रही हूँ। सब ठीक है? ठीक है, शुक्रिया आदिति, और शुभ रात्रि, मैंने जवाब दिया। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि वो इतने दूर तक पैदल गई और मैं यहाँ बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन दोपहर का समय था। पिछली रात सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं पहले से ज़्यादा सुरक्षित और शांत महसूस कर रहा था। उस दिन मैंने नियमों की लिस्ट बस यूं ही अपनी मेज़ पर छोड़ दी। मैंने सुबह का ज़्यादातर वक्त खाने में बिता दिया। लगता है घूमने फिरने से भूख भी ज़्यादा लग रही थी। फिर मैं अपने टॉवर से बाहर जंगल को घूरता रहा, जो देखने में बहुत सुकून देने वाला लगता था। अब वो वक्त हो गया था जब मुझे दोपहर की राउंड पर जाना था, यह देखने के लिए कि कहीं कोई गैर कानूनी कैंपिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले मैं उस अजीब रास्ते को देखना चाहता था जो नक्शे में नहीं था। मैं वहां जल्दी ही पहुंच गया। ये जगह पास ही थी। रास्ता भी साफ सुथरा था, जैसे बाकियों की तरह इसे भी ठीक से रखा गया हो। मैं धीरे धीरे उस पर चलने लगा। ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। रास्ता थोड़ा ढलान वाला था लेकिन मुश्किल नहीं। करीब 5 मिनट चलने के बाद मुझे लगा कि मैं रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंच गया हूं। और हाँ, सच में बस वहीं जाकर रास्ता ख़त्म हो जाता है। उसके आगे बस पेड़ों की एक दीवार सी थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मैंने देखा एक पेड़ की शाखा पर छोटा लाल रुमाल बंधा हुआ था। अरे, ये क्या है? मैं उसके पास गया और जैसे ही पास पहुंचा मुझे थोड़ा आगे एक और लाल रुमाल दिखाई दिया। फिर उसके पीछे एक और। ओह नो, मैं सोच रहा था, क्या मैं फिल्म का मूर्ख किरदार बनने जा रहा हूं जो ऐसे ही किसी सीरियल किलर के जाल में फंस जाता है? लेकिन न जाने क्यों खुद को बहादुर साबित करने की सोच में मैं उनके पीछे चल पड़ा। अब तक मैं 5 रुमालों के पास से गुजर चुका था। सारे सिंपल लाल हैं, बिना कुछ लिखा हुआ। अब जो छठा रुमाल था वो जमीन पर पड़ा था। बाकी सब तो पेड़ों की शाखाओं पर थे। मैं नीचे झुकता हूँ और उसे उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो किसी चीज से बंधा हुआ था। लगता है लकड़ी का कोई टुकड़ा था, थोड़ा भारी। जैसे ही मैं उसे उठाता हूँ मिट्टी हटती है और एक छोटा सा दरवाज़ा दिखने लगता है। एक बंकर का दरवाज़ा। वाह, ये तो मज़ेदार चीज़ है, मैंने कहा। बंकर करीब 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा था। दरवाजे के पास एक सीढ़ी थी जिससे नीचे उतरा जा सकता था। मैं टॉर्च जलाकर नीचे झांकता हूँ तो देखता हूँ कि नीचे एक स्लीपिंग बैग और एक कैमरा पड़ा था।
बस यही दो चीज़ें। मैं सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ। सीढ़ी मजबूत थी, लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से बनाया गया हो। पूरा बंकर अंदर से साफ सुथरा था, जैसे किसी ने ठीक से रखा हो। कैमरा ज़मीन पर था, उसमें चार्जर भी लगा हुआ था, लेकिन जाहिर है कि बंकर में कोई प्लग तो होता नहीं, तो वो चार्ज नहीं हो रहा। मैं कैमरा उठाता हूँ और ऑन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चालू नहीं हो पाता। कैमरा नया सा लग रहा था, उसमें पीछे स्क्रीन थी जिससे तस्वीरें देखी जा सकती थीं। लेंस टूटा हुआ था, शायद अब उससे फ़ोटो नहीं खींच सकती, लेकिन शायद पुरानी तस्वीरें देखी जा सकती हों। मैंने सोचा जब मैं वापस टावर पर जाऊंगा तो इसे चार्ज करूंगा। मैं जानना चाहता था कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, और हाँ, वापस जाकर मैं आदित्य को रेडियो पर सब बताऊंगा, वरना वो सोचेगी कि मैंने अपनी दोपहर की गश्त देर से क्यों शुरू की। शाम होने को आ रही थी और मैं वापस जाने लगा। तभी मैंने जो देखा उससे दंग रह गया। आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। कल रात जो कैंपसाइट गायब हो गई थी वो फिर से वापस आ गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी गया ही नहीं था। वो एकदम उसी जगह पर था जहां मैंने उसे पिछली रात देखा था। क्या वो आदमी फिर से आकर वहीं टेंट लगा बैठा था? मैंने उसी लाल और पीले रंग के टेंट को देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले था। बस इस बार फर्क इतना था कि कैंप फायर जल रहा था। मेरी टॉर्च के अलावा यही एक और रोशनी थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि चलो इस बार मैं खुद ही इस आदमी को हटा देता हूँ, और फिर आदित्य को रेडियो पर बताऊंगा कि मैंने सब संभाल लिया। मैं टेंट की तरफ बढ़ा और उसका कवर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला डर जाएगा या नहीं। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, और उसे ये बात पता भी होनी चाहिए। मैंने झट से कवर हटाया और वहाँ कुछ नहीं था। टेंट के अंदर सच में कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना स्लीपिंग बैग, ना बैग, कुछ भी नहीं, बस मिट्टी। अब आग मेरे पीछे जोरों से जल रही थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की तरफ देखने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने जल्दी से आग को लात मारकर गिराया और बचा हुआ पानी डालकर बुझा दिया। अब मैं बिल्कुल अंधेरे में खड़ा था। मेरी टॉर्च ज़मीन पर थी, क्योंकि मैं अब पीछे पेड़ों की तरफ नहीं देखना चाहता था। मन बेचैन था। मैंने आदित्य को रेडियो पर कॉल किया, लेकिन तभी एक जोरदार डरावनी चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई आई, ठीक उसी जगह से जहां पेड़ हैं। हे भगवान, वो चीख ऐसी थी जैसी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। जैसे किसी को बहुत तेज दर्द हो या बहुत गुस्सा हो। पेड़ों के बीच से एक काली आकृति निकली। वो औरत की तरह लग रही थी। लंबे बाल, ढीले हाथ, और सीधा मेरी तरफ दौड़ रही थी। हर वक्त चीखती जा रही थी। मैं डर के मारे भाग पड़ा। मैं उस रास्ते पर दौड़ने लगा जो मुझे अपने टॉवर की ओर ले जा रहा था। वो अब भी चीख रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे है। मैं रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचा और खुद भी चीख पड़ा, पर उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं अपने टॉवर के पास आ गया था। अब मैं सोच रहा था, क्या मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए? नहीं, अगर मैंने पीछे देखा तो मेरी रफ्तार धीमी हो जाएगी। पर चीखें और तेज हो गई थीं। वो बस चीखती ही जा रही थी। ऐसा कैसे? मैं हैरान और डरा हुआ था। और फिर टॉवर दिखा। ऊपर जलता हुआ लैंप मुझे उम्मीद की एक किरण जैसा लगा। मैं सीढ़ियों तक पहुंचा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा।
सीढ़ियां थोड़ी गड़बड़ थीं, लेकिन मैं गिरा नहीं। आधे रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि वो भी बहुत तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ रही है। लग रहा था कि जैसे वो मुझे पकड़ ही लेगी, पर मैं और तेज भागा। अंत में मैं टॉवर के ऊपर पहुंच गया। मैं झोपड़ी में घुसा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अचानक सब शांत हो गया। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ में टॉर्च ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई हथियार हो। अब सब कुछ एकदम चुप था। कम से कम जब वो चीख रही थी तब पता था कि वो कहाँ है। अब तो उसकी आवाज़ भी नहीं थी। मेरे कान अभी भी बज रहे थे और मैं बस वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा। चीख सुने हुए अब 1 घंटा हो गया था। तब से सब शांत था, कोई आवाज़ नहीं आई। मेरा डर अब भी नहीं गया था, हालांकि शरीर का जोश धीरे धीरे कम हो गया था। अब मैं आखिरकार दरवाजे से हटकर रेडियो उठाने जा रहा था। अभी तक मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अगर ये सब किसी का मजाक था तो ये बहुत बुरा और डरावना मजाक था। पर सच बताऊं, मैं तो यही चाहता था कि ये मजाक ही हो। मैंने रेडियो ऑन किया। अदिति, मैंने घबराई हुई आवाज में कहा। अदिति, जवाब दो। 1 घंटा तो जैसे बीत गया हो, लेकिन असल में बस कुछ ही सेकंड गुजरे थे और फिर मैंने कुछ सुना। ये अदिति नहीं थी, है ना? मैंने अपने मन में कहा। ये किसी औरत की आवाज थी, दर्द में लग रही थी। हे भगवान, क्या वो डरावनी चीज अदिति तक पहुंच गई? मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि रेडियो से फिर आवाज आई। पहले एक धीमी सी कराह, फिर वो तेज होती गई और फिर एक जोरदार चीख में बदल गई। वही डरावनी चीख, वही चीख जिसने मुझे कल रात जंगल में डराया था। अब वो मेरी झोपड़ी के रेडियो में गूंज रही थी। मैंने बिना देर किए रेडियो बंद कर दिया। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग ओजस, नींद कैसी आई? आदित्य ने हंसते हुए रेडियो पर कहा। मैं थका हुआ था, रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। मैंने धीरे से जवाब दिया, अदिति, ये जो लिस्ट मुझे मिली है ना, इसके बारे में कुछ पूछना है। कौन सी लिस्ट? आदिति ने रेडियो पर पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताया, कैसे मुझे एक लिस्ट मिली थी, फिर वो खरोंच की आवाज़ें, और फिर कैसे कल रात एक पागल जैसी दिखने वाली भयानक राक्षसी ने मेरा पीछा किया। आदिति ने गहरी सांस ली, जैसे कह रही हो, फिर वही कहानी शुरू हो गई। उसने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। असल में हर उस इंसान के साथ होता है जिसे तुम्हारा टावर मिलता है। फिर वह बोली, अब तो समझ ही नहीं आता कि किसकी बात सच मानी जाए। पहले मुझे लगा था कि लोग अकेले रहकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद कभी कुछ अजीब नहीं देखा था। लेकिन फिर हार्दिक के साथ जो हुआ, और अब तुम्हारे साथ भी बस 4 दिन में ही ये सब, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। हार्दिक? मैंने हैरानी से पूछा। वो कौन है? आदिति ने समझाया, हार्दिक तुम्हारे पहले यहाँ काम करता था। वह 1 साल से भी ज्यादा समय तक टावर में रहा, न कभी घर गया, न कभी छुट्टी ली। फिर आदित्य ने आगे कहा, वह बड़ा मजबूत और मेहनती आदमी था। अपने हाथों से काम करना उसे बहुत अच्छे से आता था। उसके पास हमेशा कोई न कोई काम चलता रहता था। आखिरी दिनों में तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं उसे कई कई दिन तक देख भी नहीं पाती थी। लगता था जैसे वह रात भर टावर से बाहर कहीं चला जाता था।
पर कहाँ जाता था कोई नहीं जानता। आखिरी में क्या हुआ, मैंने पूछा। मैं इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहता था। आदित्य ने कहा, हाँ, वह अचानक गायब हो गया। मंगल सिंह को लगता है कि वह भाग गया। जब मंगल सिंह उसे देखने टावर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न बैग, न सामान, न हार्दिक। लेकिन मुझे अब भी शक है। 1 साल जंगल छोड़ने से मना करने के बाद वह अचानक क्यों चला जाता। आदित्य ने आगे कहा, गायब होने से कुछ महीने पहले हार्दिक एक मुस्कुराती हुई महिला के बारे में बात करने लगा था। वह कहता था कि रात को उसे वह महिला दिखाई देती है, लेकिन वह कभी ठीक से नहीं बताता था। जब मैं कुछ पूछती तो वह चुप हो जाता। वैसे भी वह मुझसे बहुत कम बात करता था। मैं सोचने लगा कि शायद इसी वजह से नौकरी के विज्ञापन में लिखा था कि यह नौकरी अचानक खाली हो सकती है। मैंने आदित्य से इस बारे में पूछा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने कहा। हम यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन मंगल सिंह आज तक मुझे कुछ खास नहीं बताता। मैंने आगे सोचा और पूछा, हार्दिक से पहले यहाँ कौन था? आदित्य ने जवाब दिया, राघव नाम का एक और आदमी। मैं जब यहाँ आई थी कुछ दिन बाद ही वह चला गया था। लेकिन एक बार उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी जंगल में एक मुस्कुराती हुई औरत को देखा है। मैंने नहीं देखा था, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस सोचा कि शायद वह थोड़ा अजीब है। जितनी बातें आदित्य मुझे बता रही थी उससे मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि वह सच में ज़्यादा नहीं जानती या कुछ छुपा रही है। इसीलिए मैंने उससे एक और सवाल पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों ली? आदित्य थोड़ी हंसी और बोली, लगता है आज सुबह हम एक दूसरे से सच बोलने वाले हैं, है ना? मैं चुप रहा और उसके जवाब का इंतज़ार किया। फिर वह धीरे से बोली, मेरी बहन इन्हीं जंगलों में गायब हो गई थी। यह सब मेरे यहाँ काम शुरू करने से ठीक पहले हुआ था। मैंने ये नौकरी शायद उसे ढूंढने के लिए ली थी, या शायद उन लोगों की मदद करने के लिए जो खो जाते हैं। मुझे ठीक से नहीं पता। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में सुनकर दुख हुआ आदिति, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मैंने सोचा कि अब और सवाल नहीं पूछूंगा, कम से कम अभी नहीं। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वह सब कुछ सच बता रही है, लेकिन फिलहाल वह मेरी दोस्त लग रही थी और मैं ऐसा ही रखना चाहता था। मैंने उसे मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद कहा। अब मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि क्यों, यह खुद मुझे भी नहीं पता था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में घूम रहा था। हार्दिक और राघव दोनों ने उस मुस्कुराती महिला को देखने का दावा किया था। क्या वही महिला थी जिसने कल रात मेरा पीछा किया था? जो कैमरा मुझे मिला था अब वह पूरी तरह चार्ज हो चुका था। शाम हो गई थी, लेकिन मैं अब भी नहीं सोया था। मैं हिला भी नहीं था, बस बैठा सोच रहा था। जो कुछ आदित्य ने बताया था उसे समझने की कोशिश कर रहा था, पर सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने सोचा शायद कैमरे में कुछ जवाब मिल जाए। कैमरे की स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखे, फोटो, गैलरी और सेटिंग्स। मैंने गैलरी चुनी। शुरू की कुछ तस्वीरें बहुत साधारण थीं। एक झील, एक घर, एक कार। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे किसी काम का हो। तेजी से तस्वीरें पलटते हुए मेरी नज़र एक फ़ोटो पर रुक गई। मेरे टॉवर की फ़ोटो। टॉवर के नीचे एक परिवार खड़ा था। 3 लोग। एक लंबा, मजबूत आदमी था जिसके काले बाल थे। उसके साथ एक गोरी महिला थी जो सुंदर मुस्कान के साथ अपने पति के कंधे पर हाथ रखे थी।
उनके साथ एक छोटा लड़का था, भूरे बालों वाला, जो अपने पिता जैसा दिखता था। मैं आगे तस्वीरें देखने लगा। अब परिवार साथ नहीं था, बस वही आदमी अकेला दिख रहा था। वह टॉवर के अंदर सेल्फी ले रहा था, खिड़की से बाहर का नज़ारा और पगडंडियों की तस्वीरें खींच रहा था। मैं सोचने लगा, क्या ये हार्दिक था या राघव? अगर हार्दिक था तो फिर उसने अपने परिवार के पास लौटने की बजाय जंगल में क्यों रहना चुना? इसके बाद तस्वीरें अजीब होने लगीं। अगली तस्वीर एक बंकर की थी, वही बंकर जो मुझे ज़मीन में बना मिला था, जिसमें स्लीपिंग बैग और कैमरा रखा था। शुरुआत में बंकर अधूरा लग रहा था, लेकिन हर अगली तस्वीर में वह थोड़ा थोड़ा बनता दिख रहा था। जिसके पास ये कैमरा था वही बंकर बना रहा था। आदित्य ने कहा था ना कि हार्दिक अपने हाथों से काम करने में माहिर था, पर सवाल था वह बंकर जंगल में क्यों बना रहा था, और वह भी टॉवर के इतने पास। इसके बाद कुछ और तस्वीरें आईं। एक पेड़ की तस्वीरें। अंधेरे में लगातार 4-5 तस्वीरें उसी पेड़ की थीं। पेड़ के नीचे एक अजीब सी परछाई थी, टेढ़ी मेढ़ी, डरावनी, जो समझ में नहीं आ रही थी। क्या वह किसी चीज़ की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था? कहीं वह मुस्कुराती हुई महिला को तो नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा था? तभी एक आवाज़ आई। मैं चौंक कर उठ बैठा, घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। सब कुछ चुप था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ हुआ था। मैं इतना थका हुआ था कि खुद से नहीं जाग सकता था। तभी मैंने सुना किसी औरत के रोने की आवाज़। बहुत पास नहीं थी, पर साफ सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज गहरी और बहुत दुखी लग रही थी। मुझे नियम याद था। नियम 3। अगर रात 1 से 4 बजे के बीच कोई औरत रोती सुनाई दे तो उसे अनदेखा करो। पर इस बार मैं अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि मेरा दिल भर आया। मेरा एक हिस्सा जाकर उसकी मदद करना चाहता था और दूसरा हिस्सा जानना चाहता था कि यह सब क्या है। मैंने धीरे से अपना गियर पहना, टॉर्च और रेडियो उठाया और अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने ध्यान से सीढ़ियाँ उतरी ताकि कहीं ठोकर न लग जाए। रोने की आवाज़ जंगल के एक तरफ से आ रही थी। मैं सावधानी से पेड़ों के अंधेरे झुंड की तरफ बढ़ने लगा। उसके रोने की आवाज़ इतनी दुख भरी और दर्दनाक थी कि उसे सुनकर मुझे लगा जैसे कोई माँ अपना बच्चा खो चुकी हो और पूरी निराशा में बिलख रही हो। हर सिसकी के साथ जैसे वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो रही थी। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी थी क्योंकि आवाज़ अब और तेज़ होती जा रही थी। मैं झुककर झाड़ियों और पेड़ों के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हवा बहुत ठंडी और धुंधली हो गई थी। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंच रहा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखा। वह एक पेड़ के पास बैठी थी। उसका चेहरा उसके हाथों से ढका हुआ था और वह जोर जोर से रो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे और मिट्टी में फैले हुए थे। अंधेरे में भी दिख रहा था कि उसने एक साफ सुथरा गाउन पहना हुआ है, लेकिन उसके बाजू बहुत भयानक लग रहे थे। उनकी हड्डियां उभरी हुई थीं। एक कोहनी उल्टी मुड़ी हुई थी। उसकी त्वचा बहुत पीली और सफ़ेद थी और उसका पूरा शरीर लगभग कंकाल जैसा दिख रहा था। उसके लंबे नाखून तेज और डरावने थे।
तभी मेरा रेडियो एक पल के लिए आवाज करने लगा। मैं जल्दी से उसे बंद करने के लिए नीचे झुका और तभी मुझे एहसास हुआ रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। मैं नीचे देख रहा था। मैं जान गया था उसने मुझे सुन लिया है। मुझे ऊपर देखने से डर लग रहा था, लेकिन खुद को हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे नजर उठाई। वह अब मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली और काली थीं। उनकी सफेदी और काली पुतलियां साफ अलग दिख रही थीं। उसकी भौहें उठी हुई थीं और वह एक भयानक मुस्कान कर रही थी। वह मुस्कान बहुत चौड़ी थी, जितनी हो सकती थी उससे भी ज्यादा फैली हुई। उसके सारे दांत दिख रहे थे। उसके गालों से आंसू अब भी टपक रहे थे, लेकिन अब वह रो नहीं रही थी। वह खुश दिख रही थी। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैं खुद को भागने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने उसे लगभग आधा मिनट तक देखा। वह हिली भी नहीं। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाला था, वह अचानक तेजी से हिली। उसकी गर्दन एक अजीब आवाज के साथ मुड़ गई और वह रेंगते हुए अंधेरे में गायब हो गई। उसकी टूटी हुई भुजाएं अजीब ढंग से मुड़ रही थीं। यह मेरा मौका था। मैं तुरंत भागा। मैं पेड़ों से टकराता, गिरता पड़ता, दौड़ता रहा, पीछे मुड़कर देखे बिना। आखिरकार मुझे टावर दिखाई दिया। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ चुप था। मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा, लेकिन अंधेरे जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब बस मैं और मेरा डर था। मैं कंबल के नीचे दुबक गया, अपना लैंप जलाया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। हर तरफ सन्नाटा था। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर आदित्य को रेडियो पर कॉल करने का सोचा। जैसे ही मैंने कंबल से बाहर झांका, मैंने कुछ देखा। मेरी झोपड़ी के फर्श पर खरोंच के निशान थे। ऐसे निशान जो पहले नहीं थे। ऐसे निशान जैसे कोई जानवर या कोई रेंगती चीज छोड़ गई हो। निशान दरवाजे से लेकर मेरे बिस्तर तक जा रहे थे और तभी मुझे समझ आया, मैंने उसे बाहर नहीं देखा था, क्योंकि वह पहले से ही मेरी झोपड़ी के अंदर थी। वह अभी भी यहीं थी, मेरे बिस्तर के नीचे।